ऐसा बिहार अब विकास में नई ऊंचाई को प्राप्त करने का मिजाज दिखा रहा है। इस चुनाव में उस मिजाज के दर्शन हुए हैं। बिहार की माताएं बहनें और बिहार के नौजवान, महिला, युवा, ये एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है दोस्तों। और जो राजनीति का भेषु लोग हैं, जो राजनीति पर विवेचना करते हैं, उनको कई महीने लगने वाले हैं बिहार के चुनाव नतीजों का क्या क्या प्रभाव होने वाला है इसका एनालिसिस करने में। और मैं साफ मानता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में इस चुनाव में आपने देखा होगा, पिछले 2 साल से बिहार में ये जमानती नेता जो जमानत पर घूम रहे हैं, वे बिहार में जा करके जातिवाद का भाषण देते रहते थे। और उनसे जितनी ताकत थी उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाने की थी। और पुराने जमाने से उनको लगता था शायद इससे उनका खेल हो जाएगा। बिहार के इस चुनाव ने जातिवाद के उस जहर को पूरी तरह नकार दिया है। ये देश के लिए बहुत ही उज्जवल संकेत है। बिहार के अंदर सार्वजनिक कार्यक्रमों में गैर कानूनी तरीके से जमीन ने कब्जा करके, मकानों को कब्जा करके जो वक्फ बना दिया जाता था, हमने देखा था तमिलनाडु में हजार साल पुराने गांव के गांव वक्फ प्रॉपर्टी बना दिए गए थे। देश भर में चिंता बन पड़ी थी। तब जाकर के हमने पार्लियामेंट में कानून पास किया वक्फ को लेकर के। बिहार के इस चुनाव में ये जमानती नामदार, उनके साथी दल सार्वजनिक रूप से वक्फ कानून को फाड़ देते थे और ये कहते थे कि हम जीत करके आएंगे, वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। बिहार के लोगों ने इस सांप्रदायिक जहर को भी विकास की राह पर चलते हुए पूरी तरह नकार दिया है। साथियों, वहां पर बिहार के वरिष्ठ नेता, आपने पिछले 2-3 साल के बिहार विधानसभा के दृश्य देखे होंगे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार को अपमानित करने की फैशन बन गई थी, ऐसे भद्दे शब्दों का उपयोग होता था, जो पार्लियामेंट में भी जो दूसरे नामदार हैं वो भी पार्लियामेंट की सारी मर्यादाएं तोड़ करके जिस प्रकार की भद्दी हरकतें करते हैं, वैसी पटना में होती थी। न देश की जनता इसे स्वीकार करती है और न ही बिहार की जनता कतई इसको स्वीकार कर सकती है। ऐसे कई बातें हैं जिन्होंने इनके प्रति पूरी तरह नफरत का माहौल इस चुनाव में नजर आ रहा था। साथियों, समाज के सब वर्ग ने, बिहार के सभी क्षेत्र ने एनडीए को, एनडीए के साथी दलों को अभूतपूर्व समर्थन दिया है। अगर मैं जहां दलित समुदाय के प्रभाव वाले क्षेत्र वाली सीटें हैं, 38 सीटें, 34 सीटें एनडीए जीत गया। ये इतना बड़ा
झूठ फैलाते थे, दलित समाज ने उनको ठुकरा दिया। साथियों, देश ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस को एमएमसी, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, देश तो अस्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय विचारों से पले बड़े लोग हैं, जिन्होंने कभी इंदिरा जी और राजीव गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में काम किया है, ऐसे कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग ये नामदार की हरकतों से दुखी है। वो कहते हैं अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। ये हालत हो गई है। एक दो दशक में 50-60 साल तक एक चक्री राज करने वाले लोग इस प्रकार से खत्म हो जाएं, ये साफ साफ उनके लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। वे अपने साथियों को भी पराजय के कारण नहीं समझा पा रहे, वे अपनी पार्टी को भी पराजय के कारण समझा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सरल रास्ता ढूंढ लिया है। कभी ईवीएम हरा देता है, कभी इलेक्शन कमीशन हरा देता है, कभी मतदाता सूची का शुद्धिकरण हरा देता है। एक ऐसी बहानेबाजी उन्होंने खोज ली है। वो बहानेबाजी खुद को तो शायद कुछ दिन ठीक रखेगी, लंबे अरसे तक उनकी कैडर को स्वीकार्य नहीं होगा। मुझे मालूम है, पार्लियामेंट में जब युवा कांग्रेस के सांसद मिलते हैं, जो फर्स्ट टाइम कांग्रेस के सांसद है या उनके इंडिया अलायंस के सांसद है, वो मिलते हो कहते हैं साहब क्या करें, हमारी तो कैरियर खत्म हो रही। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमें संसद में बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, हर बार संसद को ताला लगा दो, यही करते रहते हैं। वो अपने क्षेत्र में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे अगर हम हमारे क्षेत्र के विषयों को संसद में नहीं उठाएंगे तो दोबारा हमें कौन भेजेगा? पूरा युवा वर्ग कांग्रेस का जो पहली बार पार्लियामेंट में आया है, वे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो गया है। साथियों, ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। हमें विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। हमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करके रहना है। दोस्तों, मैं जानता हूं स्वदेशी उनके मुंह से नहीं निकलता है, आत्मनिर्भर भारत उनके मुंह से नहीं निकलता है, विकसित भारत बनना चाहिए वो नहीं निकलता है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ही यह देश नहीं है, ये देश के लोग नहीं है, ये देश के लोगों का भविष्य नहीं है। मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, जिनकी सोच युवाओं के उत्कर्ष के लिए नहीं हो सकती है, उनको युवा कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसलिए साथियों, बिहार के चुनाव नतीजे हिंदुस्तान की राजनीति के अत्यंत महत्वपूर्ण नतीजे हैं। और मैंने कल भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव के बाद जितने राज्यों में चुनाव हुए, सब जगह पे उनकी हालत खराब है। 5 या 6 राज्यों में चुनाव हुए, उन सबके कुल मिला के कांग्रेस को जो एमएलए मिले हैं, उससे ज्यादा कल हमें अकेले बिहार में मिले हैं। ये हाल है। लेकिन साथियों, हर विजय हमारे लिए जिम्मेवारी लेकर के आता है। हर विजय हमें कुछ ज्यादा देश के लिए करने की प्रेरणा देता है। हर विजय जन सामान्य के साथ जुड़ने की हमें प्रेरणा देता है। इस मंत्र को लेकर के हमें चलना है। आज जनजातीय गौरव दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा की 150 वर्ष हुए हैं। आज उनकी जन्म जयंती है।
हम सब के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज जो शानदार कार्यक्रम डेडियापाड़ा में मुझे करने का अवसर मिला, इस महत्वपूर्ण अवसर में उसको भागीदार होने का मुझे अवसर मिला और अभी सूरत के लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। Development push and of course the big landslide victory in Bihar. Okay, now we begin with the latest edition of 6 Stories at 6. Viewers, very warm welcome. I'm Rakshita Mishra with you, and today the top story is the massive explosion that shook Naugam, just right in the outskirts of Srinagar. The explosion that took place at the police station has shattered and raised many questions. This happened late last night and claimed lives of at least 9 people and several others remain injured. The blast occurred around 11:20 p.m. while authorities were extracting samples from a large cache of explosives that were seized in connection with the white-collar jihad module case. Now, the explosives are primarily the ammonium nitrate and they were recovered from Faridabad, Haryana, and stored at the police station for forensic examinations. Here's more. A calm Friday night disrupted by a massive explosion exactly at 11:20 p.m. that rocked the Naugam police station in Srinagar of Jammu and Kashmir. Leaving a trail of destruction and chaos, the blast claimed the lives of 9 people who were present at the site. They were examining the recovery of explosives. It was 11:20 when a loud bang was heard in the central Kashmir's Naugam. When we have heard that the blast took place in the police station premises, we have already seen that the investigation in the case of Faridabad, where from the recovery was made by the joint security forces of the Jammu and Kashmir police, was reported, and then after we have seen at 11:20 the loud bang was heard, and you can see this is a damage that had happened yesterday late night. It indicates that the intensity of the blast was too high. You can see that this is the newly constructed complex here at the Central Kashmir Srinagar. It's around some 30 to 40 meters away from that very police station where we have seen that the blast happened yesterday late night. The blast not only damaged the building of the police station, but also those surrounding the police station. The devastating blast at Srinagar's Naugam police station has raised questions about the nature of ammonium nitrate. Here's what we know. Ammonium nitrate, a chemical compound commonly used in fertilizers and explosives, is at the center of the investigation. As per sources, it cannot explode alone. Specific conditions are needed. High heat, confinement, or contamination with fuel oils or other substances can trigger a blast. Molten ammonium nitrate exposed to shock can also explode. The investigation suggests that the blast could have been caused by heating under confinement. Authorities are working to determine the exact cause. Roughly 300 kilograms explosive was inside when explosion took place. The explosion took place while samples were being examined. It is an accident, and do not listen to other rumors and other organization claiming credit. It is an accident and should be taken whatever DGP is saying, yes. The Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha, paid homage to the victims of the Naugam blast. Jammu and Kashmir police in a press conference called the explosion accidental, asking everyone not to speculate. The sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However,
Unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. As investigations continue, authorities are working to determine the exact cause and ensure justice for the victims. People were killed in the blast at Delhi's Red Fort, and many have been injured. What should have been a united front, that would have united the nation in condemning terror, is now actually seeing right the opposite. And these are the same voices every time crying, lamenting the crackdown against terror and sympathizing with the killers. Investigators are tracking those responsible for the deadly strike. And senior leaders from Jammu and Kashmir, that Kupkar gang, is stirring controversy with their statements that appear to justify the terror narrative. In the latest, it's Farooq Abdullah who has stirred a row with his remarks, where he goes on to ask that one must introspect that why these terror doctors chose the path they were on, isn't it? 13 lives lost in Delhi Red Fort blast. Innocents bleed, but the Muftis and Abdullah continue to shed tears for the killers. And this time they have gone on to justify terror. National Conference leader Farooq Abdullah stated that every Kashmiri is now being looked at with suspicion and questioned why Kashmiris are being blamed for every incident. He said there is a need to understand why these terror doctors have turned to violence, as he demanded a fair probe into what led to the blast. आप वाइट टेररिज्म कहें, रेड टेररिज्म कहें, टेररिज्म है। वैसे वजह क्या हुई? क्या वजह है कि इन लोगों को इतना बड़ा फैसला करना पड़ा कि अपनी जान भी देनी पड़ी और इतना बड़ा एक्सप्लोजन करके बेगुनाहों को मारना पड़ा? क्या वजह है? The former J&K CM also referred to Pakistan's involvement and alleged that the blast seemed to be controlled by its army chief Asim Munir. And in a sharp question, he asked whether Munir would now decide when Jammu and Kashmir gets its statehood back. क्या हमारा फैसला फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को करना है? क्या वो फैसला करेंगे कि हमारा स्टेटहुड कब आएगा? इसका जवाब देना मुल्क को। ये तो उनके इशारों पे चल रहा है, मुझे दिखता है। वो जब भी चाहेंगे ब्लास्ट करेंगे, जब चाहेंगे हमें लटकाएंगे। तो क्या मिला वतन के साथ रहकर? यही बदहाली। Meanwhile, PDP chief Mehbooba Mufti followed a similar tone. She urged authorities not to harass family members of those only under suspicion. Mufti called for a fair treatment and due process, saying relatives should not be punished for someone else's alleged actions. एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द होनी चाहिए और साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा, जिन खानदानों से ये ताल्लुक रखते हैं, उनके माँ बाप भाई बहन वो मुजरिम नहीं है, उनको मुजरिम मत समझो। क्योंकि मैंने खुद देखा टीवी पे जिस तरह एक डॉक्टर के बाप, उसका क्या कसूर है, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उसको धक्के घसीटा जा रहा था। ये अच्छी बात नहीं है। Such statements at a sensitive time could divide opinion when the country needs unity. The government, meanwhile, have launched a multi-agency probe to trace and eliminate all masterminds of this attack. In a bold move and in a message that is being sent out to the terrorists, the security forces demolished the house of bomber
Umar Nabi, one of the main accused from the Delhi car blast that claimed 13 lives. The house is located in Pulwama of South Kashmir and was razed using explosives, sending a clear message to those harboring or supporting terrorist activities and the terrorists on Indian soil. Once the house of terror Dr. Umar Nabi, this building now lies in ruins. In a swift and decisive action, the house of terror Dr. Umar Nabi, situated in Jammu and Kashmir's Pulwama, was brought down by security forces using explosives. The operation was carried during the intervening night of November 13th and 14th. The consequence was the result of Umar Nabi being involved as one of the main accused in the Delhi 10/11 terror blast case. Agencies have identified Umar as the one who drove an explosive-laden I-20 Hyundai car on the 10th of November near the Red Fort area. Most of his family, including his parents, brother and sister-in-law, resided in the two-story house with a small front yard. To avoid any casualty, the forces safely evacuated the house beforehand. The demolition of Nabi's house is a significant step towards dismantling his network and sending a strong message to those contemplating terror activities. And as the Gujarat ATS, the anti-terror squad, pieces together what it believes is a ricin terror plot, a biochemical terror plot, new material has been recovered from the main accused's Hyderabad flat now. That is raising serious concerns. Hazardous liquids, seed oil processing machines and chemicals have been found. Investigators say that these point to a crude home setup to make the deadly toxin ricin. Probe now stretches from Hyderabad to Uttar Pradesh. Here's the full story. The Gujarat ATS has seized a blue drum labelled hazardous, a seed oil press, bottles of acetone and several other tools, all believed to be a part of a crude home-based attempt to produce ricin, a poison 200 times more lethal than cyanide. These items, seized from the Hyderabad home of 35-year-old Dr. Ahmed Mohiuddin Syed, the main accused, investigators say, who was trying to isolate and process ricin from castor beans to carry out a major terror attack. All the seized material has now been sent to the Forensic Science Laboratory. It's called ricin. So it is a poisonous compound which is highly potent. He had conducted the preliminary preparation process of it, yet to ascertain where it is and how we could recover from it. How he is going to use it, how he is going to plan it is something which is part of the investigation going forward. But yeah, he accepted that he was in the process of making a compound of such. Terror Dr. Syed is the key accused at the center of this bioterror module involving the lethal chemical agent ricin. Teams have also recovered nearly 4 litres of castor oil and 3 pistols with 30 live rounds when they intercepted the accused. In a huge success for Gujarat Anti-Terrorism Squad, 3 terrorists have been arrested from Gujarat itself. Now, if we talk about the entire sequence of this operation and arrest, let me tell you, these 3 belong to Uttar Pradesh and Hyderabad. 2 from Uttar Pradesh to be specific and 1 from Hyderabad, and they were conspiring to execute a huge terror attack. Now, Syed Mohiuddin, to be precise, is 35-year-old individual who is highly educated and radical in nature. That's what has been informed by Gujarat ATS. He had an MBBS degree from China and was in contact with various foreigners, and to be very specific, the most important one was Abu Khadija, whose location in the preliminary investigation is traced in Afghanistan or Afghanistan-Pakistan border. His brother admits that Syed was being used. The handlers, he says, was someone else. ये जो अभी सैटरडे के बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट हुई, उसके बाद में से सबको ये रिवील हुआ कि एसेटॉन और रेजिन के कॉम्बिनेशन से कुछ पॉइज़न तैयार हो सकता है। तो ये पहली मर्तबा ऐसा सुनाई में आया। तो भाई भी जिस तरीके से वो घर पर रेजिन ला करके और वो जो पल्प निकाले और उसमें एसेटॉन मिलाए, तो उनको देखने से भी कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई को मालूम है। भाई को बताया गया
कि ये पॉइज़न तुमको बनाना है और ला करके हमें देना है। ऐसा शायद उनको नहीं बोला गया, बस उनको ये बोला गया कि ये काम है, ये प्रोजेक्ट बनाना है आपको और आपके इतने अमाउंट आपको मिलेगा, ऐसा कुछ वो कहकर उनको अनजान इनोसेंट रखकर उनसे काम करवाया गया और उन्हें जो है ना वहाँ लाने के बाद वो लेकर उनको ट्रैप में डाल दिया गया। Digital forensics show the trio had searched online for ricin making methods. Interrogation also suggests the weapons were delivered via drones from across the Pakistan border and that the accused had conducted reconnaissance of crowded markets and offices. These men, under surveillance for a full year, were plotting coordinated terror attacks across multiple states, from crowded markets to vital infrastructure. Search operations led to the discovery of 2 Glock pistols, 1 Beretta pistol, 30 live cartridges, and 4 liters of castor oil, 2 mobiles, and 2 laptops. The Gujarat ATS said that it arrested 3 men with terror links, including this doctor with a Chinese medical degree, who were allegedly trying to produce ricin in an attempt to orchestrate a biological terror attack. The accused had allegedly conducted a recce of several sensitive locations in Lucknow, Delhi, and Ahmedabad to carry out a major terror attack. Investigators believe that the accused had not yet managed to fully isolate refined ricin or finalize a delivery method. The FSL report is yet to determine how far the plot has progressed.